तो एक बार फिर से CDNP ऑनलाइन क्लास में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मैथ्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास का टॉपिक जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड में। हम बोर्ड पर आ चुके हैं और वेक्टर के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। इनके टाइप पढ़ने के पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो पहले भी हमने बताई है, एक बार फिर से इसको दूसरे रूप में हम क्लियर करना चाहते हैं और इसका यूज टाइप में जरूर होगा। आपको याद है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम इंग्लिश के अल्फाबेट, अंग्रेजी के वर्णमाला के ऊपर क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं। ठीक है, यह बात आपको अच्छे से पता होगी। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें होती हैं। अगर हम बात देखें तो फर्स्ट पॉइंट इसका है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड या परिमाण, मैग्नीट्यूड या परिमाण। और दूसरा पार्ट होता है डायरेक्शन या दिशा। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, किसी भी सदिश राशि में कितनी बातें कंसिस्ट होती हैं, परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें वेक्टर की स्टडी करने में इन दोनों बातों कई बार अलग अलग लिखने की जरूरत पड़ जाती है। मतलब वेक्टर, जैसे ए वेक्टर लिखा हुआ है तो उसको हम सिर्फ क्या लिखना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, परिमाण लिखना चाहते हैं। या हमें महसूस हो जाता है कि यहाँ जरूरत सिर्फ डायरेक्शन की है, मतलब सिर्फ दिशा की है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इस बात को समझिए। अगर हमें किसी भी वेक्टर का सिर्फ क्या लिखना हो, किसी वेक्टर का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, ए वेक्टर लिखा है, तो इसके लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर। जब भी कभी ऐसा लिखा जाए, मतलब वेक्टर में मॉड लगा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें डायरेक्शन शो नहीं हो रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसी बात को कभी कभी आसान तरीके अपनाने के लिए क्या लिख दिया जाता है, ओनली ए लिख दिया जाता है, केवल ए। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या लिख दिया जाता है, सिर्फ ए लिख दिया जाता है। मतलब यहां से एरो हटा दिया गया, मतलब इसकी दिशा हट गई, सिर्फ क्या बचा, इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड बचा। बात समझ रहे हैं। अब दूसरा पार्ट बचता है दिशा। अगर हमें सेपरेट दिशा लिखनी है तो उसके लिखने का क्या तरीका है, ये हम वेक्टर लिखते हैं और इसके ऊपर एक कैप पहना देते हैं, इसको ये एक टोपी पहना देते हैं, इसको पढ़ते हैं ए कैप। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ क्या लिखना हो, डायरेक्शन लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर में ऊपर कैप लगा देते हैं। तो ये हो जाता है क्या, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। समझ रहे हैं।
मतलब उसकी क्या हो जाती, दिशा हो जाती है। अब जो हमने बताया इसको शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं, लिखा जा सकता है, मान लो हमने लिखा ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मतलब हुआ मॉड ऑफ ए वेक्टर और साथ में क्या लिख दिया, ए कैप। मतलब दोनों बातों को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इस ए वेक्टर में, ठीक है, इस ए वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन भी है। ये ए वेक्टर में क्या है, ये डायरेक्शन भी है और ये मैग्नीट्यूड भी है। अब दोनों को अलग अलग लिखना हो, तोड़ना हो, तो हम इनको अलग अलग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास एक ढक्कन वाला पेन है, अब आप क्या कर दें कि ढक्कन और पेन दोनों निकाल के अलग अलग रख दें, लेकिन पेन ही कहलाएगा पूरा वो। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर क्या है कि हम लिख सकते हैं किसी भी सदिश को उसके परिमाण और सदिश के फॉर्म में तोड़ करके। इस बात को याद रखना, और इनका यूज हम कहां पर करेंगे, अपने टाइप ऑफ वेक्टर्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब इनके टाइप पढ़ने के लिए। इनके टाइप क्या हो सकते हैं, ये देखो, ये हमने पहले से ही लिखे हुए हैं, इनके टाइप है ये। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर, हिंदी में समान सदिश। ये इक्वल वेक्टर क्या है, इसको डायग्राम से देखते हैं। इक्वल वेक्टर, ये देखिए, इसको अलग कलर से लेना पड़ेगा। इक्वल वेक्टर मतलब है दो सदिश ऐसे हों जो बिल्कुल देखने में एक जैसे लगते, सभी प्रकार से। ये देखिए, ये टू वेक्टर हैं। एक है ये ए वेक्टर और नीचे वाला क्या है, ये बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर कैसे बोलेंगे, इक्वल वेक्टर के लिए बोलेंगे ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। बराबर का मतलब क्या है, बराबर का मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं, परिमाण में भी बराबर हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। देख लो, हमने अलग अलग तोड़ के समझाया भी पहले, ये हमने परिमाण में और ये दिशा में लिख दिया है। ठीक है, और ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोलिए, तो जो दो सदिश बिल्कुल बराबर हों तो उनको हम ऐसा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चन मिला करते हैं जिनमें जरूरत पड़ती है, तो आप लोग इसका अनुमान अच्छे से लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा यहाँ साइड में बता देते हैं। जैसे देखिए, ये देखो, ये पैरेललोग्राम हमने ले लिया। अब इसमें तुम आसानी से देख सकते हो कि जो
ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये किसका एग्जाम्पल बन जाएंगे? ये बन जाएंगे इक्वल वेक्टर का, समान सदिश का। ऐसे ही जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर। आपको याद हो अगर, तो हमने इसको आप लोगों को समझाया था कॉम्यूटेटिव लॉ में कि इसमें ए वेक्टर ये बी वेक्टर लिया तो ऊपर वाले को भी वैसे ही मान लिया था और इस वाले को भी वैसा ही मान लिया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में आगे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड टाइप है इसका नेगेटिव वेक्टर, ऋण सदिश। बिल्कुल ऐसा ही है ये, लेकिन अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि दोनों के परिमाण मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ये देखो, इनकी लेंथ अगर अपन मेजर करें, नापे, तो क्या होंगी? बराबर होंगी, लेकिन डायरेक्शन कैसे हैं? अपोजिट है। एक का नाम क्या है? वही ए वेक्टर दे दिए हमने, ये ऊपर वाला ए वेक्टर है और नीचे वाला क्या है? बोलो, बी वेक्टर है। तो हम क्या बोलेंगे? इनका परिमाण बराबर है। मतलब कैसा हो जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। परिमाण बराबर हो गया, लेकिन डायरेक्शन कैसा है? ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप। ठीक है, और ये सब ना लिखना हो तो इसका शॉर्टकट कैसा लिख सकते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि है, उसमें कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए अगर अपन ने इसमें लगा भी दिया माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो डायरेक्शन का कहलाएगा ये। ठीक है, समझ गए? तो ये है नेगेटिव वेक्टर या ऋण सदिश। आगे चलते हैं, अगला है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मतलब क्या होगा? विपरीत सदिश। विपरीत मतलब कैसा? इसको समझिए। देखो, पूरे टाइप समझ लें, और ये टाइप यूजफुल हैं और क्वेश्चन में कहीं भी यूज होते हैं। तो ये देखिए, विपरीत मतलब क्या होगा? इनकी दिशाएं उल्टा है, बस अपोजिट है। बाकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, विपरीत दिशा वाले। ठीक है, इसको अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जा सकता है, उसी को हम समझा रहे हैं यहां पर। तो ये देखिए, ऊपर वाले का नाम कितना है? ए वेक्टर, और दूसरे वाले कितना? बोलो, बी वेक्टर। तो यहां क्या हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर की, तो वो बराबर हो जरूरी नहीं है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप। ठीक है, याद रखना, अगर डायरेक्शन एक जैसी कहीं हो तो उसका मतलब होता है ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसी स्थिति में ए कैप इज इक्वल टू माइनस क्या होगा? बोलो, बी कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है साइड में हम जो लिखते जा रहे हैं, कंडीशन है, शर्तें हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये अलग से एग्जाम में टाइप पूरे लिखने के लिए आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को टाइप पता होना चाहिए। 1 मार्क में, 2 मार्क्स में यूजफुल है ये। देखिए, अब 4th नंबर में है क्या? पैरेलल वेक्टर, या हिंदी में समांतर सदिश, या इसको समदिश सदिश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
चलो इसमें क्या होगा, दिशाएं एक सी होना चाहिए, ये देख लो मतलब, और ये लिखा है पैरेलल भी लिखा हुआ साथ में। पैरेलल मतलब क्या है, समानांतर बस होना चाहिए, ये देख लो ये पैरेलल है, दोनों कैसे हैं, समानांतर पैरेलल है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा क्या, ये है ए वेक्टर और ये क्या है बोलो, बी वेक्टर। शर्त क्या लिखेंगे, शर्त लिखेंगे इनकी डायरेक्शन बस सेम होगी, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। ठीक है, ध्यान दें इसमें मैग्नीट्यूड अगर नहीं लिखा गया, इसमें नहीं लिखा गया, इसमें नहीं लिखा गया, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। अपन ने इस डायग्राम में इक्वल नहीं बताया है, लेकिन अगर वो इक्वल हो भी जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यही माना जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कैसा भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर या समदिश सदिश या समांतर सदिश। इसी को कई बार लोग एक नाम से और बोल देते हैं, ये लिख दिया है हमने, कोलिनियर वेक्टर, समरेख सदिश। बात को समझना, समरेख सदिश वास्तव में थोड़ा अंतर तो है, शर्तें तो वही हैं इनकी। इसमें ध्यान दें, अगर हम इनका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में कैसा होगा, इसका डायग्राम ये देख लो, यहां से ये एक वेक्टर है, ठीक है, डार्क में ही बना देते इसको, ये है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, और इसी के बाद हमने बना दिया ये बी वेक्टर, ये देखो बना दिया। अब दोनों कैसे हैं अगर देखा जाए तो एक सरल रेखा में है, ठीक है, और ऊपर वाला टाइप है जो तुमने देखा ये समानांतर है, दोनों पैरेलल है ये, और अगर ये समरेख है तो समरेख को ही पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये पर्टिकुलर केस है, इसलिए यहां साइड में हमने अलग से लिख के बताया। ये हो जाएगा, इन दोनों की कंडीशन सेम होंगी, लेकिन इसलिए कई बार इनको एक सा ही मानते हैं। ये बी वेक्टर और इसकी कंडीशन वही ऊपर जो लिखी हुई है वही होगी, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। ठीक है, ध्यान रखना होगा कि मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला है जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। शून्य सदिश बहुत खास है, नाम से के अनुसार है, जैसा इसका नाम है और वैसा ही है। ये देखिए जीरो वेक्टर, ये देखिए, इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ए वेक्टर के फॉर्म में नहीं मान करके 2 पॉइंट्स लेकर के मान लेते हैं, ऐसा ही मान लेते हैं। देखिए इसमें ये है पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट बी है। ध्यान दें, ये ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं है, मतलब ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, ए, और ये वाला क्या है, बी। ठीक है,
अगर हम क्या बोलें कि इसमें पॉइंट बी ट्रेवल करके पीछे बैक हो करके कहाँ पहुंच जाए, पॉइंट ए पर पहुंच जाए, तो इस वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ए और बी बिल्कुल एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। इसे लिखने का जो पैटर्न है वो वास्तव में कैसा है, यहां पर ए लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स ए लिखा जाता है। ये देखिए, ये ए, मतलब इसको कैसा पढ़ते हैं, ए वेक्टर, डबल वेक्टर करके पढ़ते हैं ऐसा। ये बी वेक्टर, ठीक है। या सिंगल पढ़ना है तो सीधे सीधे लिखा जाता है ये 0 वेक्टर ऐसा। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, जैसा हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो रोल हम देखते हैं किसका, 0 का, तो वही यहां पर क्या होगा, 0 comes to 0. वही यहां पर किसका होगा, 0 वेक्टर का रोल होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं अब हम। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बहुत ही काम का है और इसका यूज बहुत होता है। ये देखिए, हमने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो, कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर और इनटू साथ में क्या, ए कैप। ध्यान से देखिए, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब परिमाण है, और ये वाला क्या है, दिशा है। ठीक है, अगर इसमें से हम परिमाण क्या कर दें, हटा दें, ये देखिए हम वैल्यू लिखना चाहते हैं ए कैप की, कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन कितना बोलो, मॉड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। रियल में यही है क्या, यूनिट वेक्टर, यही है एकांक सदिश। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है कि जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, इस मॉड ऑफ ए वेक्टर को हमने अपॉन भेज दिया, तो यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जहां कुछ नहीं वहां क्या मानते हैं, इनटू में 1 होता है। इस प्रकार से क्या सोच सकते हो, अगर कोई बोले आपसे कि ए कैप का मॉड निकालिए, इसका परिमाण कितना होगा, बोले कुछ नहीं होगा, मतलब 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन ऐसी भी दी जाती है, 2 टाइप से दे सकते हैं, कि जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। क्या कहलाता है वो, यूनिट वेक्टर। या फिर कैसा बोल सकते हैं, जो सिर्फ डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है, जो सिर्फ दिशा को बताता है। क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को कि ए कैप क्या है, ए वेक्टर की क्या है, ये दिशा है, डायरेक्शन। जैसे हम आपसे बोले यहाँ पर अलग से लिख करके, ये है डी वेक्टर, अब हम पूछे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप क्या बोलेंगे, बोले इसकी डायरेक्शन होगी डी कैप होगी। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि डी वेक्टर की दिशा क्या होगी, तब भी आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसकी दिशा या डायरेक्शन क्या होगी, डी कैप होगी। समझ रहे हैं बात को। इस प्रकार से ये है यूनिट वेक्टर, और इसको आप लोगों को फार्मूला सहित याद रखना है, और इस फार्मूले का यूज बार बार होता है, और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में जब देखेंगे तब बताएंगे। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, जिसके बिना काम वेक्टर में चल ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बिना काम
वेक्टर का बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। इसको इसलिए और भी ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखिए, एक्स वाई और थर्ड वाली क्या होती है बोलिए? जेड होती है। ठीक है, ये हमने एक्सिस ले ली, ये वाली है क्या? एक्स, ये है वाई और ये क्या है? जेड। ये क्या है बोलिए? ओरिजिन है। अब कल्पना करिए कि पॉइंट, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, ठीक है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड या ABC भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है यह पॉइंट P कहां पर होगा। इसको बताने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है और उसी वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जिस वेक्टर की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये देखिए, यहां से हम बोलेंगे O से लेकर के कितने में जाएंगे? O से लेकर के हम चलेंगे P तक। कहां तक चलेंगे? P तक। ये देखिए, ये जो बना दिया हमने, यही है अपना पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये OP वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हिंदी वालों को ये कहलाता है क्या? स्थिति सदिश। क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। ओपी वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। इसको पढ़ते कैसा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ध्यान देना, इसको पढ़ते कैसा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब पी का स्थिति सदिश। हिंदी में, हिंदी वाले भी यही पढ़ते हैं। वैसे हिंदी मीडियम वाले भी इसमें इसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, अब यहां पर अगर किसी की वैल्यू मान ली गई है, जैसे मान लो हमने क्या बोल दिया? आर वेक्टर है इसकी वैल्यू, तो ये हम लिख सकते हैं यहां पर कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू कितना बोलिए? आर वेक्टर। ठीक है, तो इस वेक्टर का प्रयोग भी पूरे क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका प्रयोग यूज होता है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अब एक और बताते हैं। वेक्टर के टाइप तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ क्या लिखे हैं? इम्पोर्टेंट टाइप, जो आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे। सिर्फ उतने ही टाइप यहाँ पर हमने लिए हैं। ये देखिए, अब लास्ट में हमने लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, और इसको समझने के लिए भी हमें फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये x हो गई और ये वाली हो गई, ये क्या बोलो? y हो गई, और ये वाली हो जाती है z। ठीक है, और लिख लेते हैं एक एक करके। ये है x, ये है y और ये है z, और ये क्या है बोलिए? ओरिजिन। अब यहां पर विचार करो, एक पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है बोलो? P है, और ये एक्चुअली में इसको कैसे समझ लो, यहां पर एक पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पार्टिकल को, एक कण को। मतलब कोई कण है जो गतिशील है, तो वह किसी टाइम t पर, एनी टाइम t पर पॉइंट P पर है। ठीक है, अब अगर वह मूवमेंट में है तो क्या वो P में ही रहा आएगा? हरगिज नहीं।
वहां से डिस्प्लेस होगा, आगे बढ़ेगा। अच्छे सुनो, हमने किस वर्ड का यूज किया, वहां से डिस्प्लेस होगा, मतलब वहां से विस्थापित होगा। ठीक है, यही जो विस्थापित होगा बोल रहे हैं हम, यही क्या है, विस्थापन सदिश है। यहां से मान लो चल करके कहां पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है क्यू में। कहां पहुंच जाता है बोलो, क्यू में पहुंच जाता है। थोड़ा सा टाइम घड़ी में बढ़ गया, टी से बढ़ करके कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी हो गया। टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका कुल विस्थापन कितना हुआ, वास्तव में जितना विस्थापन हुआ होगा वही वास्तव में इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये देखिए, यहां से पीछे चला था ये और पहुंचा कहां बोलो, क्यू में। रियल में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वह क्या होगा, वह होगा पी क्यू वेक्टर। जी हम लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या हिंदी वालों को क्या होगा, ये लिखा है विस्थापन सदिश, क्या होगा ये बोलो, पी क्यू वेक्टर। अब इस पी क्यू वेक्टर की अगर हम वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी हेल्प लेंगे, पोजीशन वेक्टर की। अभी अभी जो अपन ने देखा वही पोजीशन वेक्टर। ये देखिए, यहां पर P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताइए जरा। ये देखिए, P का पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर। Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बोलो जरा, ये होगा OQ वेक्टर होगा। आप बताएं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट PQ वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ये निकाला जाता है लास्ट वाला पोजीशन, लास्ट वाली जो पोजीशन है वो वाली पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट वाली पोजीशन क्या है, OQ वेक्टर। क्या है बोलिए, OQ वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। वैसे इस वाले को हम अगर आप लोगों से बोलें कि हमने आप लोगों को कहीं ना कहीं इसको पढ़ा दिया है तो आप लोगों को याद ठीक से नहीं आएगा, लेकिन चलो हम उसका एक रिवीजन करते हैं शॉर्ट में और आप लोगों को बताते हैं कि ये क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा है, एक प्रकार से और निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो हमको एक ट्रायंगल दिखता है। कौन सा ट्रायंगल दिखता है, OPQ दिखता है, ये दिखता है OPQ। यहां पर अगर फर्स्ट पॉइंट P है और लास्ट पॉइंट Q है तो ट्रायंगुलर रूल अगर लगाना है हमें, त्रिभुज योग नियम, तो एक त्रिभुज लेते हैं POQ। ये देखिए, अब इसको लगा के देखो, जो हमने पहले ट्रिक सिखाई है पूरी और रूल सिखाया है, क्या करना पड़ता है इसमें, ये डायरेक्ट PQ वेक्टर क्या लिखेंगे अपन बोलो, PQ वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इसको तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं ऐसा करके, मतलब कैसा हो जाएगा ये, P से O, PO वेक्टर और बताइए प्लस OQ वेक्टर होगा। अब यहां पर आप लोगों को पता है, हमने बताया था आप लोगों को नेगेटिव, मान लो एक बात समझिए, जैसे मान लो हम लिखते हैं AB वेक्टर, अब इसको हम पलटाना चाहते हैं,
अगर पलटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कैसा करना चाहते हैं, बी ए वेक्टर करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा हमको, ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ओ पीओ वेक्टर को क्या लिखना चाहते हैं, बोलो, ओपी वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो अब क्या आगे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, माइनस में प्लस कितना आया, ओ क्यू वेक्टर आया, ये देखिए। अब इसको अरेंज करके लिख दो अच्छे से, मतलब पहले क्या लिख दो, प्लस वाला, ये आया ओ क्यू वेक्टर, और माइनस कितना हो गया, बोलो, ओपी वेक्टर। ये किसके इक्वल है, बोलो, ये पी क्यू वेक्टर के इक्वल है। हो गया, चेक कर लो, यहाँ क्या आया था, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, और यहाँ पर भी कितना आया है, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो ये इस प्रकार से इम्पोर्टेंट टाइप है ये, और रियल में ये टाइप 11th के सिलेबस में भी हैं और 12th के सिलेबस में भी हैं। अंतर ये है कि 11th के सिलेबस में ये टाइप ऑफ वेक्टर्स फिजिक्स में है। किस में है ये, फिजिक्स में है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स में। और जबकि ये 12th क्लास में तो देख ही रहे हैं कि मैथ्स में वेक्टर का चैप्टर सेपरेट है, इसलिए मैथ्स में दिया गया है ये, ठीक है। दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकते हैं, और साथ ही साथ 12th क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स जो बायो सब्जेक्ट वाले हैं, उन्हें विशेष रूप से इस वीडियो को भी देख लेना चाहिए, उनका भी इसमें फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके देखें और पूरे टाइप लिख के देखें, बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इनका यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी थी और आपने इसका अच्छे से लाभ लिया, और अब इसकी आप घर में प्रैक्टिस करिए, तुरंत शुरू हो जाइए और प्रैक्टिस करके फाइनल करिए, और इसके बाद होमवर्क हमारे पास भेजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नए शामिल हुए हैं उन्हें एक विशेष बात, जो ऑनलाइन क्लास ली जाती है, इस क्लास की लिंक और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और टाइम पर आप क्लास को देख सकें, इसके लिए आप जहां इस YouTube में क्लास देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, राइट लोअर कॉर्नर में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है और वहीं पर एक घंटी बनी हुई है, दोनों को ही टच कर दें। ऐसा करने से जैसे ही क्लास हम अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ समय पर ले सकेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से नए टॉपिक में मिलेंगे। टेक केयर।